जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए कलिवर के साथ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या ताम्र पाषाण कृषक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज हम लोग देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति है ना, क्या है सभ्यता और संस्कृति? संस्कृति और सभ्यता इसको कल्चर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इससे सिविलाइजेशन है ना। संस्कृति सभ्यता दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। आप ये क्या है? दो गोले हैं, है ना। ये संस्कृति है और ये सभ्यता। मैं यूं कहूं कि संस्कृति का जो है ना व्यापक रूप, संस्कृति का व्यापक रूप सभ्यता है ना। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप लोग समझें, सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो हम लोग अब जो है ताम्र पाषाण कृषक सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने स्टोन एज पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद की जो सभ्यता है, यहाँ पे दो तीन शब्द हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। आप ये देखिए, ताम्र पाषाण कृषक, है ना। और ये सभ्यता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। कृषक मतलब किसान, है ना। किसान क्या करेगा? कृषि करेगा, है ना। कृषि करने वाला क्या होगा? किसान। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, अर्थात जब पत्थर का उपयोग हो रहा हो तो उसे पाषाण काल कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे तांबे का सर्वाधिक उपयोग होने लग गया है ना। तांबे का उपयोग तो इसलिए क्या इसे कहेंगे? ताम्र, है ना। तो अब ये जब दोनों का एक साथ मतलब जब उपयोग होना शुरू हो जाए, है ना, दोनों का एक साथ, तो ऐसी संस्कृति क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, है ना। ऐसी सभ्यता जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी व्यापक उपयोग शुरू हो जाए, उस सभ्यता और संस्कृति को क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। तो हम लोग अब ये इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझ लिए कि ये संस्कृति क्या है। अब इसका हम लोग विस्तार जानेंगे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है ना, इसका विस्तार कहाँ है। आइए अभी हम लोग एक देखेंगे इसका जो विस्तार क्षेत्र है। आप देखें इसका विस्तार जो है
राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, है ना, और पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, और पश्चिमी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और यहां पे पूर्वी दक्षिण भारत, इसका ये विस्तार क्षेत्र है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत हमें आसानी से, बहुत मजेदार है ये चैप्टर। आप ये देखें, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, है ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पूर्वी दक्षिणी भारत और पश्चिमी महाराष्ट्र, इसका विस्तार विशेष रूप से यही है। अब आपके दिमाग में उठ रहा है कि शेष भारत में, नहीं, शेष भारत में भी है, बस मेनली इसका जो है, जो व्यापक रूप दिखाई पड़ता है, इन्हीं चार जगहों पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इसको याद रखना है। अब हम लोग ना कुछ चीजों को अध्ययन करते चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे महाराष्ट्र का एरिया है, उसका अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारे नामों को आप लोग जान चुके होंगे अब तक। महाराष्ट्र के जो है प्रमुख जो स्थल थे, हम लोगों ने पाषाण काल में भी हम लोगों ने बहुत सारे इसके चर्चा किए थे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख जगह हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, महाराष्ट्र के जो प्रमुख स्थल हैं, महाराष्ट्र के जो प्रमुख स्थल हैं, महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल। थोड़ी राइटिंग अभी आदत नहीं है मेरी इस तरह से लिखने की, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप देखेंगे नेवासा एक जगह है, नेवासा, है ना, दायमाबाद और इनाम गांव। अभी और भी हैं इसके जगह, हम लोग बता ही देते। चलो ठीक है, सोना गांव, प्रकाश, पुणे जिले में एक जगह है, उसका नाम है चंदौली, और नासिक क्षेत्र। अब इस पूरे क्षेत्र को मिला के हम लोग पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति। क्या बोलेंगे इसको? जोरवे संस्कृति। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो जगह है, महाराष्ट्र में एक संस्कृति का विकास हो रहा होता है ना, महाराष्ट्र में एक संस्कृति का विकास हो रहा होता है। उस संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति के अंतर्गत इतने सारे स्थल आते हैं: नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव, सोना गांव, प्रकाश, चंदौली, नासिक क्षेत्र। तो आप ये ध्यान दें कि ये जो प्रमुख स्थल हैं, ये जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हो गए। ठीक है, तो आप ये देखें, यह संस्कृति बैठते चले तो, क्योंकि स्थल कम है तो हम एक एक करके ऐसे इसको डिस्कस करते जाएंगे और आप समझते जाएं, है ना। जोरवे संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है, जोरवे तीन चार ऐसे प्रमुख संस्कृतियों के बारे में
हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जोरवे संस्कृति जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह विशेष रूप से किस चीज के लिए फेमस है, जोरवे संस्कृति। अरे यार, एक तो ना मार्कर काम नहीं कर रहे हैं। जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति इसका यह जोरवे संस्कृति का जो प्रमुख वर्तमान में इसका जो स्थल है अहमदनगर, अहमदनगर जिले में इसके अवशेष पाए गए हैं। यह जोरवे संस्कृति का है अहमदनगर जिले में, इसके अवशेष महाराष्ट्र। देखिए, इतना डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन है ये, तो हो सकता है एक बच्चा महाराष्ट्र में बैठा हुआ तो वो भी महाराष्ट्र के स्टेट सर्विसेज की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, तो यह थोड़ा सा बता देना जरूरी है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है, अब ये जोरवे संस्कृति है कहां, किस नदी के किनारे? जोरवे नदी, जोरवे संस्कृति जोरवे संस्कृति जो है का विकास गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्या नाम है उसका? गोदावरी नदी की सहायक नदी, सहायक प्रवरा, सहायक प्रवरा नदी है। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। अब ये जो प्रवरा नदी है, इसके तट पर भाई साहब स्थित है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और यह अहमदनगर जिले में स्थित है। इसी के साथ अब आप ये देखें, जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे जो संस्कृति है, यह ग्रामीण संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति। अब जब ग्रामीण संस्कृति होगी तो इसकी अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर होगी? कृषि पे, कृषि पे और पशुपालन पे। ग्रामीण मतलब क्या है कि वहां पे क्या क्या होंगे, ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। कृषि होगी और पशुपालन होंगे, है ना? तो लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां निकलकर सामने आ रही है। वह इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसी के जोरवे संस्कृति के दो ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनका नाम है इनाम गांव। क्या नाम है? इनाम गांव। और एक साथ इनाम गांव लिखे आप, दायमाबाद। दायमाबाद। ये दोनों जो प्रमुख स्थल हैं, प्रारंभिक समय में, प्रारंभ में यह ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत थे, लेकिन इन्होंने अपना विकास इस तरह से किया कि यह जो है नगरीकरण के, ग्रामीण व्यवस्था से शहरीकरण की तरफ बढ़ गए। अब ये जो शहरीकरण का जो रूप है ना, आपको आगे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा घाटी है, हड़प्पा घाटी सभ्यता का, या इसको यूं कहें कि प्राक हड़प्पा घाटी, प्राक हड़प्पा घाटी कह सकते हैं इसको, है ना? प्राक हड़प्पा घाटी सभ्यता। क्योंकि इनाम गांव और
जो दायमाबाद है, यहाँ पे ना कांसे का उपयोग शुरू हो गया था। किसका? कांसे का। मैंने बताया था आपको, कांसे का उपयोग, कांसे का प्रयोग है ना, शुरू हो गया था। अब आप ये देखेंगे कि जब हम लोग हड़प्पा घाटी पढ़ेंगे तो हड़प्पा घाटी सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी युगीन सभ्यता? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। तो भाई साहब आप ये बताइए, ऐसी सभ्यता जो तांबे से शुरू हुई, तांबे से शुरू हुई और कांसे तक आ गई। तो आप ये देखें कि अब एक कॉमन चीज यहां पे मिल गया, इनाम गांव और दायमाबाद ये दोनों ताम्र पाषाण कालीन स्थल होने के साथ साथ हड़प्पा घाटी कालीन स्थल भी माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि तांबे के साथ साथ अब यहां पे कांसे का भी उपयोग व्यापक रूप से शुरू हो गया। इसके अब एक चीज और हम लोग देखेंगे, जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति कमोबेश एक जैसी है। मालवा संस्कृति के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। एक जैसे क्यों? क्योंकि दोनों सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं हैं, किंतु थोड़ा सा अंतर है मालवा और जोरवे संस्कृति में। जोरवे संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता से प्रारंभ होकर शहरी सभ्यता के करीब पहुंच जाती है, किंतु मालवा संस्कृति लगातार अपने ग्रामीण सभ्यता के लिए ही जानी जा रही है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस संस्कृति का, ताम्रपाषाण का संस्कृति का जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचार प्रसार हुआ। कैसे? अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको और देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है यूपी और बिहार पीसीएस को लेकर ज्यादा है, तो कुछ कुछ जो जगह है हम लोग उन स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि वह स्थल कौन कौन से हैं जो ताम्रपाषाण कालीन है और वो बिहार और यूपी में है। तो अब हम लोग बिहार और यूपी के उन जगहों पे अध्ययन, उन जगहों का अध्ययन करेंगे जो पीसीएस यूपी, पीसीएस बिहार के दृष्टिकोण के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब आप ये देखिए, बिहार के पहले हम लोग स्थलों को ले लेंगे। बिहार के जो प्रमुख स्थल हैं वो चिरांद, सेनुवार है ना, और सोनपुर और ताराडीह। चिरांद, सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह, यह 4 प्रमुख स्थल हैं जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। चिरांद एक्चुअली हमने पढ़ा था पाषाण कालीन स्थल भी है ना, पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है ना, चिरांद, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह। अब यूपी के 2 जगह हैं, उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे स्थल हैं जो ताम्रपाषाण कालीन है। खैरडीह, क्या नाम है उसका? खैरडीह और नरहन है ना। खैरडीह और नरहन नामक जो स्थल हैं वो दोनों उत्तर प्रदेश में है। ये कौन से हैं, कहाँ है पाए जाते हैं, ये किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। अभी इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ एक जगह है। पश्चिम बंगाल की कुछ जगह है। नंबर 1 वर्धमान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्धमान एक जिला है वहां पे, और एक जगह है सिंहभूम। अच्छा, कंफ्यूज ना हो आप लोग,
सिंहभूमि जिला झारखंड में भी है, लेकिन यह जो हम सिंहभूम की बात कर रहे हैं वह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के बारे में अध्ययन किया। अभी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि जो इसके स्थल हैं विशेष रूप से उनको हम कैसे कैसे समझें। अब इसकी जो है कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक एक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग लेना, है ना। हो गया, चलो अभी हम लोग अब इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या इसकी विशेषता है ना, किस लिए ये ज्यादा किस लिए फेमस है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी जो विशेषता है, यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे और फलकदार फलक जो है प्रस्तरीय हुआ करते थे। इसमें जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में फलक स्तरीय उद्योग का तेजी से विकास शुरू हो गया था, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ियां, समतल सपाट कुल्हाड़ियां बनाई जाने लगी और इस प्रकार इन जो इसके हत्थे जो हुआ करते थे कुल्हाड़ियों के फलकों के, वो जो है पीतल के बनाए जाने लग गए और इसके जो इसका जो पत्थर को पकड़ने वाला जो भाग हुआ करता था वह पीतल के उपयोग से बनाया जाने लगा। अभी जो उसकी पकड़ है, जो उसका प्रस्तर है, उसके धार है, उसमें तीखापन आ गया, है ना। इस तरह से जोरवे संस्कृति में हम लोगों ने इसका देखा, ताम्रपाषाण काल संस्कृति का जो व्यापक है। अब हम लोग एक और अन्य संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। उस संस्कृति का नाम है आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति? आहार या इसको ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है ना, ताम्रवती। ये आहार संस्कृति है कहाँ? इसको एक नाम और भी इसका है, बनास घाटी संस्कृति। बनास घाटी संस्कृति। यार ये दिख नहीं रहा है इसमें, मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा। बनास घाटी संस्कृति। यह संस्कृति राजस्थान में पुष्पित और पल्लवित हुई, है ना। राजस्थान में पली और बढ़ी। इस संस्कृति की खास विशेषताएं क्या है? यह संस्कृति पूर्ण रूप से ताम्र संस्कृति थी। पूर्ण रूप से ताम्र संस्कृति थी। यहां तांबे का व्यापक उपयोग हो रहा होता है। राजस्थान का एक जगह है गणेश्वर। क्या नाम है? गणेश्वर है ना, गणेश्वर। यह कहां है? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू। राजस्थान का जिला झुंझुनू, जहां पे है गणेश्वर। अब इस जगह पे ना, यह जो है तांबे का केंद्र था। ये तांबे का क्या था? केंद्र था। यहीं से मैक्सिमम जो है तांबे का आयात और निर्यात किया जाता था। अब आप ये देखें, इस आहार संस्कृति का जो सेंटर पॉइंट था, केंद्र बिंदु था, वो क्या था? गिलुंद। क्या था? गिलुंद। एक्चुअली देखो, समझने वाली चीज ये है, इसमें जितने भी स्थलों के नाम बताए जा रहे हैं उनको अपने दिमाग में आप बैठा लें। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान। अभी देखो, गणेश्वर उत्तराखंड में है, लेकिन वो उसका किसी और परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। ये जो गणेश्वर है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबे के लिए विशेष प्रसिद्ध था और आहार संस्कृति का जो सेंटर पॉइंट हुआ करता था उसका नाम है गिलुंद। तो गिलुंद क्यों सेंटर पॉइंट था? यहाँ पे लगभग
20 हेक्टेयर में बस्ती पाई गई, है ना। और इस बस्ती का विकास हुआ, लगभग यहाँ पे 4000 घरों के अवशेष पाए गए, है ना। तो अभी इसको सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। तो अभी आप ये देखें, इस तरह से जोरवे संस्कृति के साथ साथ आहार संस्कृति का भी विकास हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो है, यह मेनली काले और लाल मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों के अवशेष पाए गए। यहाँ पे जो है, इन बर्तनों पे ना कलाकारी की जाती थी, रैखिक चित्रकारी की जाती थी। बर्तनों पे रैखिक, कैसे बताऊं इसको हम आपको यार, ये ना, एक सेकेंड। अब हम लोग इसी क्रम में फिर से देखेंगे कि जो आहार संस्कृति के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि तांबे का व्यापक उपयोग शुरू हो गया है ना। तांबे का व्यापक प्रयोग शुरू होगा। यार ये ना जो बोर्ड है, इससे मैं मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोर सा हो गया हूं मैं, इतना इसमें आनंद नहीं आ रहा है, डिस्टरबेंस बहुत क्रिएट हो रहा है, बार बार लिखने में तो बहुत जल्दी गंदा हो जा रहा है, इतना तेज गंदा हो रहा है कि किसी कोई लिमिट नहीं है। तो तांबे का व्यापक प्रयोग, कृषि का यहाँ पे व्यापक रूप। कृषि में जो है आप यहाँ देखेंगे राई, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों का उत्पादन शुरू हो गया है। अरे यार मजा नहीं आ रहा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग एक और संस्कृति को थोड़ा सा ले लेंगे। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख हम लोग स्थलों के बारे में बात किया। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख स्थल हैं। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख स्थल हैं। मध्य प्रदेश 3 प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 कायथा। नंबर 2 एरड़। नंबर 3 मालवा। मालवा संस्कृति के बारे में बहुत जाना, इसको एक इसी का ये सब तीनों हिस्सा है। मालवा संस्कृति के बारे में बस आप इतना जान लें, पशुपालन एवं कृषि के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। मालवा संस्कृति कृषि और पशुपालन के बहुत प्रसिद्ध थी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जोरवे संस्कृति, आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति का अध्ययन किए। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विशेष रूप से समझा और जाना कि 3 ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत इन 3 संस्कृतियों को, सभ्यताओं को हमने समझना था। अभी हम लोग कुछ एक विशेष पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में हमें समझना होगा। अब ये जो संस्कृति है, यह विशेष रूप से ताम्र और पाषाण के साथ साथ इसमें कृषि का व्यापक उपयोग शुरू हो गया था। जैसे कि पशुपालन, कृषि और पशुपालन का इसमें तेजी से उपयोग हो गया था। आप ये देखें कि
पशुपालन में गाय, भैंस, सुअर, है ना, बकरी का पशुपालन के रूप में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है ऊंट। इस अब जो है ऊंट का भी, नोट करें इसको, ऊंट का भी प्रयोग इस संस्कृति में दिखाई पड़ने लगा। ऊंट का, है ना, जबकि घोड़े का उपयोग नहीं दिखाई पड़ता। घोड़े के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं, घोड़े के कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आप ये कहेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि जोरवे संस्कृति में, या यूं कहें कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में, सभ्यता में किस पशु का उपयोग नहीं किया गया था? तो ऑप्शन में होगा भैंस, सुअर, ऊंट, घोड़ा। तो आप कहेंगे घोड़े का कोई अवशेष अब तक पाषाणकालीन सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। इसी प्रकार हम लोग और आगे देखेंगे, बिहार और बंगाल में बंसी जानते हो आप? वो बंसी मतलब भगवान कृष्ण की बजाने वाली नहीं, मछली पकड़ने का एक यंत्र है ये, है ना, मछली पकड़ने का यंत्र। इसके अवशेष कहां से पाए? बिहार और पश्चिम बंगाल। अब आप ये देखें, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, चावल की भी खेती यहां हो रही है, मछली भी मारा जा रहा है, चावल की खेती हो रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मछली और चावल तत्कालीन समय में खाद्य के रूप में प्रमुख रहा होगा, प्रमुख खाद्य पदार्थ रहा होगा, है ना। जिसकी उपलब्धता सर्वाधिक आसानी से हो जाए वह हमारे संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा बन जाता है। तो आप ये देखें, हमने अभी चर्चा किया। अब एक बात और इसमें समझने की जो है, मैं कहूं कि ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो आपका उत्तर होना चाहिए दायमाबाद। मैं पूछूंगा दायमाबाद कहाँ है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में, है ना, कहाँ है? तो इस प्रकार, और इनाम गांव एक जगह है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहां कच्चे चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कच्चे चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप ये देखें कि हम लोग कच्चे चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनाम गांव में हमें जो प्राप्त हुआ है वह यह है कि 5 कमरों के कच्चे मकान, 5 कमरे का कच्चा मकान मिले हैं, जहां पे 4 ऐसे कमरे हैं जो आयताकार हैं, 4 कमरे आयताकार, और एक कमरा जो है, ऐसे 4 कमरे हैं, ये 4 कमरे आयताकार और एक कमरा है वर्गाकार, है ना, वर्गाकार, आयताकार और वर्गाकार। अभी ये चीज तो इस संस्कृति में हमें और क्लियर हो गई है कि इस सभ्यता और संस्कृति का में ऊंच नीच का भी भेदभाव दिखाई पड़ने लग गया था। कैसे? अब जो इसका संरचना है, इस बस्ती का, इसमें पूरी बस्ती ना किला और खाई से ढका हुआ था। किला और खाई, मुझे लगता है कि जो किला और खाई का एक कॉन्सेप्ट है कि है ना, आगे कुआं पीछे खाई। तो वो जो संस्कृति थी उसके चारों तरफ किले हुआ करते थे और खाई, ये किला हो गया और उसके बीच में खाई, ऐसा करके एक ऐसी इस तरह से अवशेष पाए जाते थे। तो आप ये पूरी की पूरी, अब आप ये देखें, ये जो मिड वाला एरिया होगा, मिड वाला, यहाँ पे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सरदार वगैरह रहते हो, यानी राजा रहता रहा होगा। राजा जैसी कोई संकल्पना नहीं है, हम लोग जैसे थे, तो उसमें जो हेड रहा करते वो सरदार हुआ करते थे। तो सरदार यहाँ रहता था, बाकी के जो लोग हुआ करते थे वो इधर उधर रहते थे, इसी चारों तरफ, है ना, थोड़ा दूरी पे, दोनों के बीच में काफी गैप हुआ करता था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, ये आज वाली जो जिस तरह से
छुआछूत या भेदभाव वाला ऐसा ऐसा वाला नहीं, बल्कि ये था कि मतलब एक स्टेटस वाइज जो डिस्टेंस हुआ करता था वो उस सभ्यता और संस्कृति में देखा जा सकता है। तो अब अभी इसी इस जगह पे आप देखेंगे कि तांबे का जो है व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। अभी 3-4 ऐसी धातुएं हैं जो ताम्र पाषाण कालीन की धातुएं हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यार ये सबसे बड़ी समस्या है ना इसका, जो ये मिटाने वाला है, मजा नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी जैसे जैसे हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी हम इंतजाम करेंगे बेहतरीन वाला, स्मार्ट बोर्ड में ही करना पड़ेगा। खैर एनीवे, एक धातु है कार्लेनियन, कार्लेनियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज। 3 प्रमुख धातुएं थी, 3 प्रमुख धातुएं थी उस समय में, 3 प्रमुख धातु है ना। कौन कौन सी धातु थी? 3 प्रमुख धातुएं, कार्लेनियन, कार्ले यार अभी बस आप इतना समझ लें, अभी इसमें लिखा नहीं जा रहा है तो हम बोल देते हैं और आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि हमें जल्दी से क्लास खत्म करना है। इसमें मजा नहीं आ रहा है कुछ, इसके लिए हमें प्रबंध करना पड़ेगा। प्रमुख जो धातुएं थी वो थी कार्लेनियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब इन धातुओं को बनाए क्या जाते थे? मनके, मनके मतलब माला, माला बनाए जाते थे। और एक और मजेदार बात हुई कि यहाँ पे ना कताई और बुनाई का भी काम शुरू हो गया था। कैसे ये पता चला कताई और बुनाई का? क्योंकि चरखे और तकली, तकली जानते हो ना आप लोग, तकली जो बचपन में घुमाए होंगे, कोई बात नहीं है, नहीं घुमाए होंगे आप लोग। चरखे और तकली के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। चरखे और तकली से कपड़ा बुना और काता जाता है ना। तो अभी आप ये देखेंगे कि हाथी के बहुत अच्छे शिल्पकार भी इस टाइम में देखा जाता था। ताम्र पाषाण काल में अच्छे शिल्पकारों का भी देखा गया। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये शिल्पकार जो थे हाथी के दांत के अच्छे औजार, अच्छे आभूषण बनाया करते थे। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आता है कि ताम्रपाषाण कालीन समय में जो शव को दफनाने की जो परंपरा थी, उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाने की परंपरा थी। यह थी महाराष्ट्र में। साउथ इंडिया में यह थोड़ा सा अलग था। साउथ इंडिया में क्या था? पूरब से पश्चिम की तरफ, है ना। साउथ इंडिया में पूरब से पश्चिम की तरफ शव को दफनाया जाता था। अब दूसरी चीज यह है कि जो उत्तर पूर्व जो थे वहां पे सवाधान की परंपरा थी, यानी जलाने की परंपरा थी। और जो पश्चिम उत्तर जो है वहां पे अर्ध समाधान की थी। मतलब कहीं कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा जलाने की भी परंपरा थी और दफनाने की भी परंपरा थी। तो मिली जुली सभ्यताएं थी, है ना। अभी इसके बारे में हम लोग एक जो इसका कंक्लूजन के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे, वह यह है कि यह सभ्यता और संस्कृति पूर्णतः कृषि पे आधारित थी, है ना। और यह थोड़ा दुर्बल इसलिए थी कि कृषि पे आधारित होने के बावजूद भी इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के मरने के अवशेष पाए गए हैं। बच्चों के जो अवशेष पाए गए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस टाइम में, उस तत्कालीन समय में चिकित्सा के उचित प्रबंध नहीं हुआ करते थे। और शायद जो अन्न उपजाए जाते थे वह पोषण युक्त नहीं हुआ करते रहे होंगे। और इस कारण से महामारी का भी प्रकोप होने के अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद महामारी आई होगी जिसमें बहुत सारे बच्चों का पतन हो गया होगा, मृत्यु हो गई होगी। इस प्रकार इसकी जो दुर्बलता है, अब इसका जो महत्व है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, नवपाषाण काल जैसे ही खत्म हो रहा होता है वैसे ही ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता शुरू होती है। और यह तांबे से शुरू होकर कांसे तक पहुंच रही होती है।
नगरीकरण का भी स्वरूप आपको दिखाई पड़ने लग जाता है, कृषि का व्यापक उपयोग शुरू हो गया है, और व्यापार भी कुछ कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगे। तो आप ये देखेंगे कृषि के साथ साथ व्यापार का जो संक्षिप्तीकरण है वह ताम्रपाषाण कालीन में शुरू दिखाई देने लग जाता है। बल्कि कई सारे इतिहासकारों ने इस संस्कृति को प्राग हड़प्पा संस्कृति भी कहा है। क्यों? क्योंकि इनाम गांव और दायमाबाद से कांसे के अवशेष मिलने प्राप्त हो गए थे, है ना। इस तरह से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आज खत्म हुई। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा घाटी सभ्यता। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यह हमारा जो क्लास है पसंद आएगी, और अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो अगर आप मुझे कमेंट करें तो उस कमेंट में ये भी बताएं कि आपके पास जो सोर्स है, आप जिस चीज से उसे कंपेयर कर रहे हैं, वह सोर्स आपका क्या है। मेरे जो सारे सोर्स हैं, जिस सोर्स को लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, वो सारे सोर्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। तो हो सकता है ह्यूमन एरर हमसे भी कुछ हो रहा हो, तो आप जरूर मुझे अवगत कराएं, और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा मतलब है ना हेल्प करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।